नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बीके शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रेन योर माइंड। दोस्तों, जो आज की वीडियो है उसका टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही फिल्मी टॉपिक है। बहुत सारी फिल्मों में आपने इस टॉपिक के बारे में बहुत सुना होगा। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ड्यूअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एक ही व्यक्ति में बहुत सारी पर्सनैलिटी का विद्यमान होना। तो ये कुछ नाम है इस बीमारी के, और इस बीमारी के बारे में आपको बहुत सारी मूवी में देखने को मिला होगा। जैसे रिसेंटली काफी दिन पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था भूल भुलैया। भूल भुलैया में विद्या बालन जी को ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम दिखाई गई थी। उसमें वो कैसे एक पर्सनैलिटी से दूसरी पर्सनैलिटी में कैसे जंप करती है। और आपने देखा होगा दोस्तों, उसकी जो एक पर्सनैलिटी और दूसरी पर्सनैलिटी में कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। एक तरफ वो बिल्कुल शांत दिखाई गई है, चुपचाप रहने वाली दिखाई गई है, कूल एंड काम दिखाई गई है, जबकि दूसरी जो पर्सनैलिटी थी टोटली उसके विपरीत थी। बहुत डोमिनेटिंग, बहुत एग्रेसिव, बहुत वायलेंट, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट वे में दिखाया गया है। तो ऐसा ही डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में कॉमन है। ऐसा देखा गया है कि मैक्सिमम लोगों में जिनमें ये प्रॉब्लम होती है 2 to 4 पर्सनैलिटी हो सकती है एक पेशेंट में। लेकिन केस ऐसे भी रिपोर्टेड है जिसमें मोर देन 50, मोर देन 60, इवन मोर देन 100, इवन मोर देन 1000 पर्सनैलिटी हो सकते हैं एक व्यक्ति के अंदर। ऐसे केस भी रिपोर्टेड हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये कितनी डिफिकल्ट और कितनी इंटरेस्टिंग डिजीज है। अगर हम एक स्टोरी की बात करें इसको समझने के लिए, तो एक बार एक पेशेंट होती है फीमेल। वो किसी गांव में मैरिड होती है। जिस गांव में वो रहती है उसके हस्बैंड बहुत डोमिनेटिंग टाइप होती हैं, उसकी सास भी बहुत डोमिनेटिंग टाइप होती है, और उसकी फैमिली थोड़ी बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल होती है, बहुत ही जो पुराने ख्यालात के होते हैं, जहाँ पे एक बहू को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है। उसकी ना किसी बात को सुना जाता है, ना किसी उसकी इच्छा का ध्यान रखा जाता है। सारे लोग उसको सप्रेस करके रखते हैं। हस्बैंड से अगर अपनी बात शेयर करना चाहती है तो हस्बैंड उसकी बात नहीं सुनते। अगर उसकी सास की बात करें, सास हमेशा छोटी छोटी बात पे उसको ताने मारती रहती है। कभी वो दहेज को लेके, कभी किसी और छोटी मोटी बातों को लेके, कभी काम को लेके उसको बोलती रहती है उसको काम नहीं करना आता, उसको अपने पति केयर करनी नहीं आती, उसको अपने बच्चों की केयर नहीं करनी आती। कभी उसको ये कह के कि उसको उसकी रीति रिवाजों का पता नहीं है, कभी उसको ये कह के उसके मायके वाले अच्छे नहीं है, पता नहीं कैसे परवरिश की गई। हमेशा उसके अंदर फॉल्ट निकालने की कोशिश करती। तो ये सब कुछ जब काफी टाइम से चलता रहा, उसकी मैरिज को लगभग 7 ईयर हो गए थे। उसके पास 2 बच्चे थे। लगभग 6 ईयर तक उसने ये सब कुछ सहन किया। एंड एक दिन उसके अंदर एक अजीब सी पर्सनैलिटी की आवाज आई। वो टाइम अप्रोक्सीमेटली शाम के 6 बजे थे। तो उसने कोई चाय चुए बनाई होगी अपनी सास के लिए। तो चाय बनाई तो सास ने उसकी चाय को ऐसे फेंक दिया। जैसे उसने चाय को ऐसे फेंका तो पता नहीं उसके अंदर क्या हुआ, उस लेडी के अंदर जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सडनली उसके अंदर एक डिफरेंट पर्सनैलिटी आई। और वो पर्सनैलिटी एकदम बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग, बहुत एग्रेसिव और बहुत वायलेंट थी। उसने झाड़ू उठाई और अपनी सास की जोर से पिटाई की। और डिफरेंट आवाज थी उसमें काफी, और डिफरेंट वे में वो बात कर रही थी। जो पहले बात करती थी उससे डिफरेंट थी। और वो जो आवाज थी वो मेल की थी। तो उसने उस आवाज में अपना नाम भी डिफरेंट बताया। नाम में उसने अपने आप को, पहले उसका नाम जो था वो साइना था। उसके बाद जो उसने नाम बताया वो समीर बताया। उसने कहा कि उसका नाम समीर है। जब उससे पूछा गया तो जो ये नाम बताइए, अलग अलग नाम थे, पहले साइना फिर समीर। और समीर टोटल ही डिफरेंट था कि उसकी आवाज भी मेल की निकल रही थी, उसका बात करने का स्टाइल भी डिफरेंट था। और उसके बाद उसने अपनी सास की काफी देर तक पिटाई की और उसको कुछ कुछ बोलती रही, गालियां देती रही, और काफी देर तक ये सब कुछ चलता रहा। उसकी सास ने बताई लगभग 1 घंटे तक उसकी पिटाई झाड़ू से होती रही है। उसके बाद उसका जो बिहेवियर नोट किया गया, और वो बिहेवियर उसका मिनिमम 7 डेज तक बिहेवियर चलता रहा। 7 दिन के बाद ऑटोमेटिकली सडनली वो अपने पुराने वाले रूप में आ गई। और जब 7 डेज तक वो बिहेवियर चला, टोटली डिफरेंट वे में रही। मेल की आवाज निकालती थी, मेल की तरह बिहेव करती थी, मेल की तरह चलती थी, डिफरेंट एक्शंस थे उसके। और जब 7 डेज के बाद अपनी नॉर्मल पर्सनैलिटी में आई तो उसको ये याद ही नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। उस पार्ट को सी फॉरगेट दैट पार्ट, उसके बारे में उसके माइंड में कोई मेमोरी नहीं, उसके बारे में कोई याददाश्त नहीं, वो टाइम ही उसके माइंड से निकल गया। तो दोस्तों, ऐसा होता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में। कभी किसी पर्सनैलिटी में चेंज होते हैं, कुछ दिन तक उसमें रहते हैं, कभी किसी पर्सनैलिटी में चेंज होते हैं, कुछ दिन उसमें रहते हैं। और ऐसे में पेशेंट उस पर्सनैलिटी को लेकर, अपने उस बिहेवियर को लेकर अच्छा फील नहीं करते।
एक होता है जिसको हम कहते हैं मेलिंगरिंग, उसमें पेशेंट उस पर्सनैलिटी को लेकर खुश रहेंगे, वो जानबूझ के ऐसा बिहेव करते हैं, जानबूझ के वो उस तरह का बिहेवियर करते हैं, उस तरह का व्यवहार दिखाते हैं सो दैट कि अपने आप को फाइनेंशियली या किसी और तरह से बेनिफिट उठा सकें। लेकिन जो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, इसमें व्यक्ति को पता नहीं होता, ये सब कुछ अनकॉन्शियस वे से होता है और पेशेंट को ये जो सिम्टम या जो अनकॉन्शियस प्रोसेस से डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है, इनको लेके बहुत ज्यादा अनकंफर्ट फील होता है, वो परेशान होते हैं, वो चाहते नहीं ये सब कुछ करना, लेकिन ये सब कुछ अनकॉन्शियस प्रोसेस है। एकदम ऑटोमेटिकली जब बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है, बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, बहुत ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर डलता है, तब ये एकदम ब्रेन अपने आप से सेपरेट हो जाता है। अगर डिसोशिएटिव का मतलब समझेंगे, डिसोसिएशन का मतलब होता है डिटैचमेंट और डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सेल्फ, फ्रॉम अदर्स, फ्रॉम इन्वायरमेंट। तो एक पर्सनैलिटी का दूसरी पर्सनैलिटी से कोई कनेक्शन नहीं होता, ना ही उनके बारे में कोई मेमोरी होती है, ना ही उस टाइम पे क्या किया गया उसके बारे में याद होता है। तो ये होती है बीमारी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर की। और एक पर्सनैलिटी से दूसरे पर्सनैलिटी में जब जाते हैं तो सडनली चेंज होता है, किसी भी इमोशनल ट्रिगर से वो चेंज हो सकता है, एक पर्सनैलिटी से दूसरी पर्सनैलिटी में व्यक्ति चेंज हो सकता है और सडनली ही वापस दोबारा नॉर्मल पर्सनैलिटी में आ जाते हैं। और उस टाइम पे जो एक्शन किए गए, जो व्यवहार किए गए, जो बातें हुई और जो कुछ भी हुआ, कुछ याद नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति का जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, जो चलने फिरने का ढंग है, जो बात करने का ढंग है, टोटली सेपरेट होता है पहले वाली पर्सनैलिटी से। जो डिफरेंट पर्सनैलिटी है वो मेल की भी हो सकती है, फीमेल की भी हो सकती है और कैसे भी हो सकती है। नॉर्मल अगर व्यक्ति फीमेल है तो उसके अंदर दूसरी पर्सनैलिटी मेल की भी हो सकती है और फीमेल की भी हो सकती है। तो दोस्तों, इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो मेन कारण होते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, तो बहुत ज्यादा ट्रॉमा, बचपन में बहुत ट्रॉमा, बचपन में बहुत ज्यादा फिजिकल ट्रॉमा, कई बार सेक्सुअल ट्रॉमा, कई बार अगर हम किसी फैमिली में हमारे को ना समझा जाए, जैसे मैंने बताया कि मैरिज के बाद कोई हमारी बात को ना समझे, हमारे को फिजिकली टॉर्चर करता रहे, परेशान करता रहे, तो भी हो सकते हैं। किसी भी तरह का इमोशन या फिजिकल ट्रॉमा अगर हो कॉन्स्टेंटली, तो व्यक्ति साइकोलॉजिकली रूप से डिस्टर्ब हो जाता है और उस चीज से निकलने के लिए, उस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से बचने के लिए एक डिफरेंट पर्सनैलिटी अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं तो दोस्तों, इसका जो मैनेजमेंट है ये बहुत ही काउंसलिंग बेस्ड होता है। कुछ मेडिसिन चलती हैं क्योंकि इन पेशेंटों में बहुत डिप्रेशन के, सेल्फ हार्म के, सुसाइड के या ड्रग एडिक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो कुछ उसके लिए ट्रीटमेंट मेडिसिन वे में चलता है। बट काउंसलिंग के थ्रू पेशेंट को अपनी पर्सनैलिटी के बारे में अवगत करवाया जाता है, उसको ये बताया जाता है कि जो उसकी लाइफ में परेशानी है, जो उसकी लाइफ में टेंशन है, उसको नॉर्मल वे में मैनेज किया जा सकता है। उसको बात करके टॉक थेरेपी के थ्रू उससे डिस्कस किया जाता है, उसके सारी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है और उसको धीरे धीरे अपनी पर्सनैलिटी के साथ कंफर्टेबल जोन में लेके आना पड़ता है। जैसे ही व्यक्ति उसकी जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है उसके साथ जैसे ही व्यक्ति नॉर्मल फील करता है, धीरे धीरे उसकी जो डिफरेंट पर्सनैलिटी में शिफ्ट होने वाली टेंडेंसी है ऑटोमेटिकली कम हो जाती है और पेशेंट कंफर्टेबल होना शुरू हो जाता है। जो आसपास के लोगों को भी उसकी मानसिक अवस्था के बारे में बताया जाता है, उनको समझाया जाता है कि जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, इनमें इनका कोई कसूर नहीं है, और उनको बताया जाता है कि जितना ही साइकोलॉजिकली हैप्पी रहेंगे उतना ही पर्सनैलिटी की जो डिफरेंट चेंजिंग है, एक पर्सनैलिटी से दूसरी पर्सनैलिटी में जो शिफ्ट होना है उतना ही वो कम होगा। तो इस तरह से अगर हम धीरे धीरे अप्रोच करते हैं और फैमिली की सपोर्ट मिलती है तो ऐसे व्यक्ति को ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी और इसके बारे में आपको नॉलेज दे दिया गया है। इसको समझने की कोशिश करें और कहीं भी आसपास अगर कोई व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है उसको तुरंत इलाज के लिए मोटिवेट करें। धन्यवाद।